हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे आज से हम शुरू कर रहे हैं अ डिस्कशन ऑन आर थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ स्क्यूनेस। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब तक हमने बात की है कि एवरेज क्या होती है, फिर हमने बात की कि इसमें डिस्पर्शन क्या होता है, और अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और उसके हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों ही मेजर का क्या मतलब होता है। व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्शन एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्क्यूनेस। अब इस तरह का अगर हमारे पास एक फील्ड है जहां पे डेटा सारा कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर के एरिया में, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा की तरह जैसे ही आप अंदर की साइड आते हैं इस तरफ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा क्लटर है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप इससे थोड़ा सा दूर होने लगते हैं तो डेटा इतना ज़्यादा नज़दीक नज़दीक नहीं रह जाता है। ये अगर हम एक डेटा सेट देखें तो इसमें हमने तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं, तीसरा आज पढ़ रहे हैं। एक तो होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है कि इस सब को अगर हम ऐड करें और इसको अपॉन एन कर दें, ठीक है, वो मीन होता है, अदरवाइज मीडियन भी है, मोड भी है एज एन एवरेज। तो ब्रॉडली एवरेज क्या बताता है कि इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, कि अगर इसको हम एवरेज लेने की कोशिश करें, सेंट्रल वैल्यू लेने की कोशिश करें। सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, आधी वैल्यूज उससे बड़ी और आधी वैल्यूज उससे छोटी। तो अलग अलग मेजर्स देखे हमने, मीन, मीडियन, मोड। तो अगर इसकी सेंट्रल वैल्यू लेने की कोशिश करें तो वो कहां आएगी, ए एवरेज, वो यहां कहीं पे एक वैल्यू आएगी। अब जब एक सेंट्रल वैल्यू आ गई है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर डेटा का है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कि सारा मेजॉरिटी डेटा का होना चाहिए, एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास होना चाहिए और फिर थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी डेटा यहां है और दोनों तरफ नहीं बिखरा हुआ है। एकदम परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ऐसा डेटा स्कैटर देखते तो वो कैसा होता, उसमें मेजॉरिटी डेटा कहां होता, सेंट्रल वैल्यू पे होता, ठीक है, और फिर स्कैटर्ड भी होता तो वो कैसे होता, बिल्कुल इक्वली। अगर ऐसा स्कैटर है तो दिस इज परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक एवरेज वैल्यू है, उससे जैसे ही हम डेविएट होते हैं डिस्पर्शन होता है, लेकिन वो डिस्पर्शन कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो ये कंप्लीट प्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा हमारा कर्व है तो इसके अंदर स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि स्क्यूनेस क्या है उस पर भी आते हैं। एवरेज आ गया, अब इसमें डिस्पर्शन हो रहा है, सारा डेटा यहां है, मेजॉरिटी डेटा यहां है, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा दूर भी है, तो इसका मेजर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन टेल्स अस कि इसमें कितना डेटा बिखरा हुआ है और कितना दूर तक बिखरा हुआ हो सकता है, कि जो एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू है उससे दूर जा रहा है, कितना दूर तक जा रहा होगा। ये हमने अब तक देखा था एवरेज और डिस्पर्शन के केस में। आज हम एक थर्ड मेजर पढ़ रहे हैं विच इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, अब ये सारा डेटा यहां था, लेकिन अब कुछ डेटा कहां चला गया, इस तरफ बिखर गया। दोनों तरफ बराबर बिखरा हुआ होता तो इट वाज ओके, कि भाई इक्वल है, कहीं पे बायस नहीं है। इस डेटा के अंदर एक बायस आ रहा है कि ये डेटा थोड़ा सा हायर एंड पे जा रहा है, टॉप राइट कॉर्नर के अंदर जा रहा है। ये किस कौन मेजर करेगा, स्क्यूनेस मेजर करेगी। स्क्यूनेस बेसिकली क्या मेजर करेगी, खिंचाव, कोई खींच रहा है क्या इस डेटा को। तो अब सारा डेटा तो यहां है, कुछ वहां आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डेटा खींच रहा है। दिस इज स्क्यूनेस इन सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, कि वी एक्सपेक्ट कि हमारा सारा डेटा यहां होना चाहिए, इस तरह से स्कैटर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से स्कैटर्ड नहीं है और एक तरफ जा रहा है तो ये स्क्यूड डेटा है, और इसको मेजर करने के लिए हम कुछ मेजर्स देखेंगे ऑफ स्क्यूनेस। तो कंसेप्चुअली समझ में आया। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं और उसकी हेल्प से भी देखते हैं कि स्क्यूनेस होती क्या है, कैसे दिखेगी हमारे को। वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ डेटा एक्स एफ। हम अलग अलग कुछ केसेस ले लेते हैं। लेट अस से हमारे पास डेटा है जहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 ये है, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास वो क्या है, 20, 10 ऑन अदर साइड,
5 ऑन आइदर साइड एंड 1 ऑन आइदर साइड। ये एक फर्स्ट डेटा सेट हो गया। सेकेंड डेटा सेट भी ऐसा ही बनाता हूँ मैं, बस उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो सेम डेटा सेट, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10, 20, 10, 5, 5, 1, 1। तो अगर हम देखें तो सेम डेटा है 10 से लेके 70, फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। एक 20 है दोनों में, फिर 2 10s हैं, 2 5s हैं, 2 1s हैं, लेकिन स्कैटर थोड़ा सा अलग हो गया है। एक और बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इन तीनों डेटा के अंदर क्या हो रहा है। X एंड F, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। वंस अगेन डेटा बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसीज भी यही यूज करता हूं, लेकिन इस बार उनको कैसे बना देता हूं, 10, 20, 10, 1, 1, 5, 5। तो अब इन तीनों को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली डेटा इज सेम, वेट्स अलग हैं, फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, लेकिन उनकी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है। एक 20 है सब में 2 10 की फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 5 की फ्रीक्वेंसीज हैं और 2 1 की फ्रीक्वेंसीज हैं। इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्क्यूनेस। अब अगर हमारे को ध्यान है, कभी हमने ग्राफ्स बनाए हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इन सब के ग्राफ्स भी बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, फर्स्ट डेटा को यहां पे लगा देते हैं, सेकंड को यहां पे लगा देंगे और थर्ड को इधर लगा देते हैं। x क्या है हमारा, विल टेक x ऑन x एक्सिस और फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, x कहां से 10 से 70 तक रेंज कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एग्जैक्टली सेम बना देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। वापस से बना देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो ये हमने बना दिया। डेटा कैसे होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कैसा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इधर करेंगे तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है, 1 से लेकर 20 तक जा रही है। लेट अस से दिस इज 20, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। वी हैव अ 20, 15, 10 एंड 5। 20, 10, 5, 10, 15 एंड 20। ये बन जाएगी आपकी 5, 10, 15 एंड 20। अब इस ग्राफ को प्लॉट करें। 10 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 10 पे आई एक्सपेक्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। फिर 20 पे फ्रीक्वेंसी बन गई 5, 30 गया तो फ्रीक्वेंसी बन गई 10, 40 आया तो फ्रीक्वेंसी बन गई 20। 50 के टाइम वापस से फ्रीक्वेंसी कम होकर आ गई 10 पे, 60 के टाइम इट केम डाउन टू 5 और फिर फाइनली आ गई 1 पे। तो एक बड़ा एक सिंपल हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है फॉर गिवन डेटा सेट। हम पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई स्क्यूनेस होती क्या है, देखते हैं क्या होती है। सेकेंड डेटा सेट कैसा है, 10, 20, 10। 10, 20 और 10 की फ्रीक्वेंसीज हैं सबसे पहले, फिर 2 5s हैं, एक 5, एक और 5, फिर 2 1s है। थोड़ा सा नीचे लगाएंगे इसको, 2 1s भी हैं। और अगर लास्ट वाला केस देखें तो क्या है, इट स्टार्ट्स विद कपल ऑफ 1s, फिर देर आर अ कपल ऑफ 5, फिर देर इज अ 10 एंड फाइनली देर इज अ 20। इस तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं अगर आप देखेंगे इन तीनों डेटा सेट की। अब अगर मैं इनको फ्री हैंड कर्व से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो वो फ्री हैंड कर्व कैसा बन रहा है, इस तरह का। यहां वो फ्री हैंड कर्व कैसा बन रहा है, इस तरह का। और लास्ट में वो फ्री हैंड कर्व कैसा बनेगा। तो अगर आपको ध्यान है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बेल शेप्ड होना चाहिए। एक टॉप होना चाहिए और उससे दोनों साइड बराबर टेल्स होनी चाहिए और बिल्कुल सिमिलर टेल्स होनी चाहिए। इसको देखिए, परफेक्ट डेटा है, परफेक्ट नॉर्मल कर्व है, एक मैक्सिमम है और उसके दोनों तरफ टेल्स हैं और दोनों तरफ बराबर टेल्स हैं। इसको देखें,
अगर यहाँ इसको काट दिया जाए तो 10 20 10 परफेक्ट बेल है, लेकिन फिर कुछ डेटा हायर वैल्यूज की तरफ खींचता हुआ जा रहा है। इसको देखें, अगर यहां से काट दिया जाए तो 10 20 10 की फ्रीक्वेंसीज है, मतलब 50 से 70 की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज परफेक्ट डेटा विदाउट एनी स्क्यूनेस, एकदम नॉर्मल कर्व लग रहा है। लेकिन इसको जब हम पूरा देखते हैं तो क्या हो रहा है, छोटी लेवल की तरफ, छोटी वैल्यूज की तरफ कुछ वैल्यूज खींची हुई है, जा रही हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो स्क्यूनेस। अभी हम फॉर्मूला की हेल्प से भी देखते हैं, लेकिन फॉर नाउ इसके अंदर कोई स्क्यूनेस लग नहीं रही है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा होना चाहिए। इसके अंदर क्या हो रहा है, वैल्यूज पॉजिटिव की तरफ खींच रही है, हायर एंड पे कोई इनको खींच रहा है, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और इसको देखेंगे तो ये बन जाएगी नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो हमारी एवरेजेस हैं, जो हमारे मीन मोड मीडियन आए हैं, उनसे छोटी तरफ वैल्यूज खींच रही है। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड खींच रहा है, ये पॉजिटिव साइड खींच रहा है। देखते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स से कैसे रिफ्लेक्ट होता है। एक बहुत सिंपल मेजर लेते हैं हम स्क्यूनेस का, मीन माइनस मोड। ज़्यादा वैल्यूज हम नहीं निकालेंगे, बाकी बहुत सारे मेजर्स हैं, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन देखेंगे और अभी इंट्रोड्यूस भी होंगे। लेकिन अभी के लिए एक बहुत सिंपल मेजर लेते हैं जो अपने को कार्ल पियर्सन ने दिया है। तो कार्ल पियर्सन का दिया हुआ हम मेजर लेते हैं, स्क्यूनेस यूज करते हैं। वो क्या है, एक्स बार माइनस मोड। तो इसका एक्स बार कितना आएगा, इसका एक्स बार कितना आएगा और इसका एक्स बार कितना आएगा। एक्स बार के लिए क्या चाहिए होता है हमारे को, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स। इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा, 10, 100, 300, 800, 500, 370। इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा, 100, 400, 300, 200, 250, 60 एंड, और इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा, 10, 20, 150, 200, 500, 1200, 700। इनके टोटल्स बताए जा सकते हैं जल्दी से। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 3 and 1 4, 12, 12 and 5 17, 17 and 3 2000, 2080, 2080। इसका सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 20, 40, 52। सिग्मा एफ इज 52, एफ एक्स इज 2080। इसका भी सिग्मा एफ तो कितना आएगा, सेम ही आएगा 52, क्योंकि सब फ्रीक्वेंसीज हैं तो सेम ही, डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का है। वैल्यू देखें इसकी कितनी आ रही है, 5 and 5, 10, 1250, 1250 and 130, 1380। इसको देखें तो वी हैव अ 7 and 5 12, 12 and 12 2400, 24, 26, 27, 2750, 2780। एक बार कैलकुलेटर से और जल्दी से कंफर्म कर लेते हैं ये वैल्यूज कैसी आ रही हैं। 110, 110 प्लस 1100 प्लस 870, 2080 परफेक्ट। इनको भी देख लें, 40, 50, ये तो 52 है। इसको देख लें, 4, 5, 5 and 3, 8 and 2 10, 1250, 1250 प्लस 130, 1380 परफेक्ट। यहाँ पे वी हैव 19, 19 and 5 24, 24 and 2 26, 2750 प्लस 30, 2780 परफेक्ट। अब इस केस के अंदर क्या हम मीन बता सकते हैं, मीन क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 2080 डिवाइडेड बाय 52, मीन आ रहा है 40, विच इज परफेक्टली सेंट्रल वैल्यू। 3 इधर छूट गए, 3 वैल्यूज इधर छूट गई, एकदम परफेक्ट मीन आ रहा है हमारे पास जो सेंट्रली आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका तो एवरेज कहाँ आएगा, एकदम मिड में ही आएगा। इसका अगर हम मीन निकालें तो कितना आ रहा है, 1380, 1380 डिवाइडेड बाय 52, इट इज 26.53।
इसका मीन अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है 2780 डिवाइडेड बाय 52, इट इज़ 53.46, 53.46। अब इन सब के मोड भी निकाल लेते हैं। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 पे है तो इसका मोड आएगा 40। इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 पे है तो इसका मोड आएगा 20, और इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? यहाँ पे 60 पे, इसका मोड आएगा 20। अब अगर मैं स्क्यूनेस की बात करता हूँ तो पहले केस में स्क्यूनेस कितनी आ रही है? मीन माइनस मोड 40 - 40। सेकंड केस में स्क्यूनेस कितनी आ रही है? मीन माइनस मोड 6.53 माइनस 20, 26.53 माइनस इज इक्वल टू कितनी हो गई? 6.53, पॉजिटिव आ रही है। और थर्ड केस में अगर स्क्यूनेस निकालें तो कितनी आ रही है? एक्स बार विच इज 53.46। हाँ, ये मोड कितना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 का 60 पे है, माइनस 60 तो ये हो गई 4.54, 54, 6.5, लेकिन नेगेटिव आएगी ये। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि जो पहला केस था बिल्कुल परफेक्ट बेल शेप्ड था, उसके अंदर कोई स्क्यूनेस नजर नहीं आ रही है, जीरो स्क्यूनेस। क्यों? क्योंकि जैसा बेल शेप्ड कर्व होना चाहिए वैसा है। इस केस में अगर मैं इतने को ही लेता हूं तो इट इज परफेक्ट, लेकिन मेरे तो पूरा डेटा सेट लेना होगा। पूरा डेटा सेट लेते ही हमारे को क्या लग रहा है कि हायर एंड्स पे पॉजिटिव साइड पे कुछ खिंचाव है, कुछ वैल्यूज खिंच रही है। तो सेकंड के अंदर हमने देखा कि स्क्यूनेस कैसी आई है? पॉजिटिव आई है 6.53, और इसमें देखें तो छोटी वैल्यूज की तरफ खिंचाव है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज कि दोनों के अंदर बराबर खिंचाव है। दोनों के अंदर जो वैल्यूज पुल कर रही हैं, जो वेट्स पुल कर रहे हैं, वो क्या क्या है? 5511, 5511। तो जितना इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस थी उतनी ही इसमें क्या आई है? नेगेटिव स्क्यूनेस आई है, -6.54। तो ये कुछ कंसेप्ट हुआ कि स्क्यूनेस इटसेल्फ में होती क्या है। तो स्क्यूनेस इज दिस, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ परफेक्ट बेल शेप डेटा, हमारे पास एक एक्सटेंडेड टेल है। वो एक्सटेंडेड टेल कहाँ है? इट कैन बी आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो स्टैटिस्टिशियंस ने जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर्स हैं स्क्यूनेस के, वो क्या हैं। अब जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर्स हैं स्क्यूनेस के, उनको हम देखें। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो है वो है कार्ल पियर्सन्स measure of skewness, measure of skewness, and also Karl Pearson's coefficient of skewness। तो एक तो कार्ल पियर्सन का मेजर ऑफ स्क्यूनेस है और एक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। देन वी हैव बोलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, measure of skewness, and then there is Bowley's coefficient of skewness, and lastly we have and Kelly's coefficient of skewness। तो हम इन तीनों के कार्ल पियर्सन, बोली एंड केली के मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस भी देखेंगे और उनके कोफिशिएंट्स भी देखेंगे। कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय SK, बोलीज मेजर इज रिप्रेजेंटेड बाय SK Q and Kelly SK K। Karl Pearson's coefficient of skewness is represented by JZ, not JQ, JZ. This will be JQ and this will be JK। तो यहाँ ये जो K है ये कैली को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जो ये Qs हैं ये क्वार्टाइल्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये क्वार्टाइल से रिलेटेड कोई एवरेज है, स्क्यूनेस मेजर होगा। और यहाँ पे दिस Z इज इंडिकेटिंग मोड। और ये सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो ये है। तो इसके अंदर जो कोर फॉर्मूला है SK वो यही है ना। ये तीनों जने क्या क्या अप्रोच लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे अगर अपन तो SK कितना है
इट टेक्स एन अप्रोच जहां पे ये कहता है एक्स बार माइनस मोड, क्या मीन और मोड का डिफरेंस निकाल लो, वो आपको स्क्यूनेस बता देगा, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस में किया था। उसके अलावा अगर हम z का एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये क्या हो जाएगा x बार माइनस 3 मीडियन, माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, तो ये जाएगा 2 मीन, तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन। तो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हो सकता है 3 मीन माइनस मीडियन, 3 को कॉमन ले ले तो कार्ल पियर्सन्स मेजर में हम दो अप्रोचेस लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट विच इज मीन माइनस मोड, और मोड अगर मल्टी मॉडल सीरीज आ जाती है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि मल्टी मॉडल है हमारा डेटा सीरीज डेटा सेट, तो उस केस में फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो वी कैन से कि या तो ये मेथड यूज हो जाएगा, या फिर अगर मल्टी मॉडल आ गया तो 3 मीन माइनस मीडियन, आप दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, वो क्या करता है कि कंप्लीट डेटा, अब जो कार्ल पियर्सन का मेजर है वो तो क्या कर रहा है, कंप्लीट डेटा को यूज करता है, क्योंकि आप मीन जैसे ही कंसिडर करते हैं तो मीन तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करता है, फिर डिवाइड बाय n करता है। तो कार्ल पियर्सन्स डेटा इज बेस्ड ऑन कंप्लीट डेटा सेट, जिसके अंदर अगर आउटलायर्स हैं, कोई ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम से हम नहीं बच सकते, हमेशा हमारे डेटा के अंदर एक्सट्रीम्स होंगे ही होंगे। तो अगर आप कार्ल पियर्सन्स मेजर यूज कर रहे हैं तो वो जो एक्सट्रीम्स हैं वो भी कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारा डेटा थोड़ा सा वैसे ही स्क्यूड लगने लग जाए, वैल्यूज थोड़ी सी स्क्यूड लगने लग जाए, क्योंकि उनमें एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स कैन प्ले अ रोल आइदर वेज। इसको ओवरकम करने के लिए बोली का क्या कंसेप्ट है, क्या पूरा डेटा मत यूज करो, आप क्या डेटा यूज करो, Q1 से Q3 तक का ही डेटा यूज करो। इसके अंदर स्क्यूनेस कितनी है आप इसको समझ लो। तो Q1 से Q3 डेटा स्टडी करने का मतलब एक बड़ा नुकसान जो हमने कर दिया वो क्या कर दिया कि जो 25% ऑन आइदर साइड था, जिसमें एक्सट्रीम्स होंगे लेकिन उसमें डेटा भी तो होगा, उनको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये थोड़ी सी एक गड़बड़ हो जाती है जब हम बोली की बात करते हैं, बट लॉजिक इज गुड कि एक्सट्रीम्स के इफेक्ट से हम बच सकेंगे। और जो हमारा कोर डेटा है, सेंट्रल डेटा है, कि सेंट्रल डेटा में स्क्यूनेस है या नहीं, जो बाहर है आउटलायर्स हैं, जो एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रहे हैं दोनों साइड में, उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोली। अब ये मेजर कैसे निकालते हैं, ये इसको मान लेंगे हम D1 और इसको मान लेंगे D2। D1 क्या हो गया, Q3 से Q2 का डिस्टेंस, Q3 माइनस Q2। D2 हो गया Q2 से Q1 का डिस्टेंस, Q2 से Q1 का डिस्टेंस। और बोलीज मेजर जो है SKQ, वो क्या कहता है कि D1 माइनस D2 निकाल लो, वो आपके लिए स्क्यूनेस हो जाएगा। D1 का मतलब हो गया Q3 माइनस Q2, ये तो हो गया D1 माइनस D2, Q2 माइनस Q1, तो ये बन जाएगा आपका Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, तो फाइनली फॉर्मूला जो इमर्ज होगा वो होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2। फॉर्मूला जो बना वो हमारा क्या बना, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2। ये बन गया हमारा बोलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब इसी कंसेप्ट पे चलते हुए, एक्सट्रीम्स के इफेक्ट को हटाते हुए, यहां जो आपने 50% डेटा को रिजेक्ट करते हुए खाली 50% डेटा के अंदर स्क्यूनेस को पढ़ा, हमने तो 50% के अंदर ही तो पढ़ा, Q3 Q1 को तो हमने मेजर लिया था। तो इतना जो आपने किया कि भाई सिर्फ 50% डेटा को कवर कर रहे हैं, उसकी जगह केली सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव मेथड जो कि P10 से लेके P90 तक चलता है। तो अब इसमें हुआ क्या कि यहां पे कुछ डेटा छूट गया, वो कितना है 10%। यहां पे जो हमने छोड़ा है एक्सट्रीम्स के कारण वो 10% है। तो दोनों तरफ हमने अपनी टेल्स तो छोड़ दी, एक्सट्रीम्स तो छोड़ दिए, और काफी बड़ी रेंज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली मिडिल 50% टू जज स्क्यूनेस, हम क्या कर रहे हैं, मिडिल 80% को यूज कर रहे हैं टू जज स्क्यूनेस। तो हमारा जो डेटा स्पैन है वो ज्यादा हो गया। और अब जब हम बोलेंगे कि स्क्यूड डेटा है या नहीं, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब हमने अपना स्पैन बढ़ा लिया है। तो ये वाला एक मेजर भी यूज किया जा सकता है। कंसेप्चुअली बिल्कुल सेम है, यू हैव D1, यू हैव D2। D1 क्या हो जाएगा,
P90 माइनस P50, ये हो जाएगा P50 माइनस P10। तो जब आप इसके फॉर्मूला को देखोगे तो ये एग्जैक्टली इसी टाइप का फॉर्मूला होगा, बस इसकी जो लिमिट्स हैं वो वेरी करेंगी। Q1 से Q3 की जगह P10 से P90 एंड फॉर्मूला बिकम्स P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50। अब ये जो P50 है, Q2 है, इनको आप मीडियन भी बोल सकते हैं, ये सारे सेम एवरेजेस होते हैं क्योंकि P50, D5, Q2, M ये सब जने क्या करते हैं, सेंट्रल पॉइंट निकालते हैं जिससे 50% पॉपुलेशन छोटी होती है, 50% पॉपुलेशन बड़ी होती है। तो ये हो सकता है। हाँ, अब इसके अंदर भी एक ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी चलती है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग परसेंटाइज डेसाइल्स यूज कर लो, तो वो क्या हो जाएंगे, D9 प्लस D1 माइनस 2 टाइम्स D5। तो ये लिटरली सेम ही है, परसेंटाइल P90 और D9 सेम होते हैं, P10 और D1 सेम होते हैं, P50 और D5 सेम होते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए हमारे स्क्यूनेस के। अब स्क्यूनेस विद इन इटसेल्फ इज वेरी मच एब्सोल्यूट। तो ये पहले भी हमने डिस्कशन कर रखा है कि एब्सोल्यूट डेटा और रिलेटिव डेटा में क्या फर्क है। एब्सोल्यूट डेटा तो बस ये बताता है कि इस डेटा में कितनी स्क्यूनेस है। अब ये स्क्यूनेस ज़्यादा है या कम, ये जज नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपको जज करना है कि ये स्क्यूनेस हद से ज़्यादा है क्या ये स्क्यूनेस से मेरा डेटा खराब हो रहा है क्या, वो करना है तो आपको हमेशा रिलेटिव मेजर्स चाहिए होते हैं कि जहां हम किसी के अगेंस्ट कंपेयर करें कि भाई इसके अगेंस्ट ये स्क्यूनेस ज़्यादा है या नहीं है। तो वो अगर हम मेजर्स लें तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो क्या है, x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम उसी स्क्यूनेस को जज कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया तो हो जाएगी 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो ही स्क्यूनेस, लेकिन अब वो किसके अगेंस्ट कंपेयर हो रही है कि इसके अंदर स्कैटर कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये स्क्यूनेस कितनी है। वही कंसेप्ट यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ क्या बन जाता है, वही स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2, लेकिन अपॉन आ जाता है Q3 माइनस Q1। ये रेंज बन गई कि इस रेंज के अंदर स्क्यूनेस कितनी है, Q1 से Q3 के रेंज के अंदर स्क्यूनेस कितनी है। उसको अगर यहाँ एक्सटेंड कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50। ये तो हो गई हमारी स्क्यूनेस। और अब रेंज लगा दें P90 टू P10। ये बने हमारे स्क्यूनेस के कुछ फॉर्मूले जिनको आगे हम पढ़ेंगे और इनकी हेल्प से स्क्यूनेस निकालेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टू स्क्यूनेस कि स्क्यूनेस क्या है, कौन से फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हैं और क्यों मेजर ऑफ स्क्यूनेस से ज़्यादा रिलाय करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे। सो दिस इज इट अबाउट स्क्यूनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्यूनेस। आगे जब हम मिलते हैं तो इन मेथड्स को डिटेल में देखते हैं कि डिस्क्रीट डेटा पे ये कैसे एक्ट करते हैं, कंटिन्यूस पे ये कैसे एक्ट करते हैं। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।